आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी जो संविधान सभा पे जो बहस चल रही है पार्लियामेंट में, उसी के फ्रेमवर्क पर ये वीडियो है। खासतौर पर राज्यसभा में जिस तरह से निर्मला सीतारमण बोली, मैं यहाँ दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जब जेएनयू में स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था, मैं एसएफआई का भी प्रेसिडेंट था कई साल तक जेएनयू में। निर्मला सीतारमण जेएनयू में पढ़ती थी और एक सामान्य स्टूडेंट थी, असामान्य मेधावी विद्यार्थी नहीं थी। जेएनयू में अपने छात्र जीवन में उन्होंने कभी भाषण नहीं दिया। हाँ, वो एक्टिव थी, और फ्री थिंकरों में एक्टिव थी, और वैसे वो कांग्रेस के साथ थी। उनके जो पति प्रभाकर परकाला, वो एनएसयूआई की तरफ से मेरे खिलाफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े थे और हारे थे बुरी तरह से। ये पृष्ठभूमि जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी निर्मला सीतारमण के ज्ञान की सीमा जानता हूं और ज्ञान की शक्ति भी जानता हूं। कल मैंने उनका भाषण बड़े धैर्य के साथ सुना, पूरा रिकॉर्डेड भाषण यूट्यूब पर था, वो पार्लियामेंट की वेबसाइट पर, जो संसद टीवी है उस पर। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि जेएनयू से पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति जो कि अब बहुत महत्वपूर्ण पद पर है, वो इतना घटिया भाषण कैसे दे सकता है। जेएनयू के लोगों के भाषण की ये विशेषता रही है, वो चाहे जिस दल में हो, वो हमेशा वर्तमान पर केंद्रित रहे। वर्तमान के आचरणों की, राजनीतिक आचरणों की, वर्तमान की राजनीतिक नीतियों की समीक्षा पर केंद्रित रहे हैं, और खासतौर पर वे अपनी राजनीति बताते रहे। कल के जो निर्मला सीतारमण के या उसके पहले जो ये पैटर्न सेट किया हुआ है नरेंद्र मोदी का, राजनाथ सिंह का, बीजेपी का क्या स्टैंड है संविधान के ऊपर, बीजेपी का क्या आचरण है संविधान के बारे में, यह बताया जाना चाहिए। जनसंघ का क्या स्टैंड था, आरएसएस का क्या स्टैंड था, यह बताया जाना चाहिए संविधान के बारे में। संविधान को लेकर और संविधान की धारणाओं को लेकर, संविधान के संस्थानों, संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, उनको लेकर बीजेपी का क्या रवैया रहा है, यह बताया जाना चाहिए। कांग्रेस में क्या क्या हुआ है, कांग्रेस ने क्या क्या किया है। कांग्रेस अब सत्ता में नहीं है, 10 साल से सत्ता में नहीं है। कांग्रेस अगर सत्ता में होती तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की ऑडिटिंग की जाती, लेकिन अभी जो सत्ता में है उनकी ऑडिटिंग की जानी चाहिए। तो बड़ी चालाकी से और धूर्तता से यही काम राजनाथ सिंह ने किया, यही काम निर्मला सीतारमण ने किया। बीजेपी का संविधान को लेकर क्या स्टैंड है, यह अभी तक नहीं बताया उन्होंने। संविधान को लेकर वे क्या सोचते हैं, यह अभी तक नहीं बताया, लेकिन उनके जो भाषण है उससे पता चलता है कि वे संविधान को लेकर क्या सोचते हैं। पहली चीज यह कि संविधान को लेकर समग्रता में उनकी क्या समझ है, ये न बोलना, ये इस बात का द्योतक है कि वे इस संविधान को नहीं मानते। लेकिन वो ये बात बोलते नहीं है कि संविधान को नहीं मानते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा और उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू के जमाने में क्या हुआ, इंदिरा गांधी के जमाने में क्या हुआ, इस पूरे के पूरे डेड आख्यान का या डेड नैरेटिव का कोई अर्थ नहीं। जेएनयू की ये शिक्षा नहीं रही है। जेएनयू में जो पॉलिटिकल एजुकेशन है वो डेड
पॉलिटिकल इश्यूज पर जेएनयू बात नहीं करता। मुझे कल बड़ी निराशा हुई सुनने के बाद कि निर्मला सीतारामन के ऊपर जेएनयू का कोई असर नहीं है। जे जेएनयू का असर होता तो निर्मला सीतारामन जेएनयू के एथॉस को वहां रिफ्लेक्ट कर रही होती। मसलन मैं पहले भी कई वीडियो में ये बात रख चुका हूं। संविधान पर बात करते समय तो संविधान की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उस पर बात की जानी चाहिए। निर्मला सीतारमण को क्या परेशानी है इसके बारे में बोलने में, राजनाथ सिंह को क्या परेशानी है इसके बारे में बोलने में? कौन उनकी सरकार और कुर्सी खींचे ले रहा है? क्यों नहीं बोलते ये लोग? संविधान की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसमें प्रवेश आप तभी करेंगे जब संविधान को नतमस्तक होकर मानेंगे। जब आप संविधान को मानते ही नहीं है, इसलिए संविधान पर आपका क्या स्टैंड है यह बताने के लिए तैयार नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी का संविधान को लेकर स्टैंड क्या है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है, यह सारा देश जानता है। कांग्रेस ने क्या क्या किया है यह भी सारा देश जानता है। उसे रिपीट करके संसद का समय बर्बाद न किया जाए। पर मिनट मोटी रकम खर्च होती है संसद की कार्रवाई पर। बीजेपी के नेता कभी भी संविधान को लेकर अपना रवैया व्यक्त नहीं करते हैं। इसका मतलब वे जनता के धन को संसद में अपना भाषण देते हुए बर्बाद भी करते हैं। करोड़ों रुपए बर्बाद कर चुके हैं इस तरह से। एक सामान्य सा प्रश्न है मेरा, बीजेपी संविधान को लेकर अपना डॉक्यूमेंट जारी करे कि यह जो संविधान है इसको लेकर उनका स्टैंड क्या है। ये बोगस बातें बंद होनी चाहिए। संविधान पर बहस जो हो रही है उसमें वे असल में संविधान की अवहेलना करते हैं। संविधान की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसकी अवहेलना करते हैं, उसको वो स्वीकार नहीं करते। और यही वजह है कि उनका संविधान को लेकर कोई स्टैंड अभी तक नहीं आया। उनका तो खाली ये मानना है कि संविधान तो वोट की राजनीति के लिए और वोट के खेल के लिए है। और वोट की राजनीति जो है वो प्रतिस्पर्धी बातें करो, एक दूसरे की गलतियां बताओ और जनता को बेवकूफ बनाओ। नहीं, ये वोट की राजनीति के लिए बहस नहीं हो रही है। ये बहस हो रही है संविधान दिवस पर। संविधान पर प्रत्येक पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। दुर्भाग्य की बात है, मैंने बीजेपी का सारा इतिहास पढ़ा है, उसके पहले मैंने जनसंघ का भी इतिहास पढ़ा है। आज तक न जनसंघ ने न बीजेपी ने संविधान को लेकर कोई कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया। हां, आरएसएस का स्टैंड जरूर है इस पर, और वो स्टैंड यह है कि हम संविधान नहीं मानते। तो पहली जो जिसे कहें कि निर्मला सीतारामन, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी वगैरह की जो पहली बड़ी जो चूक है वो ये कि वे बीजेपी का स्टैंड क्या है ये नहीं बता रहे। दूसरी चीज, संविधान की जो जो एक तो उसका राजनीतिक दर्शन है, लेकिन दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो ये कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है, इंस्टीट्यूशंस है, उनकी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। नरेंद्र मोदी की सरकार की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है, बल्कि एकाधिकारवादी फंक्शनिंग है। सरकार देखी जाती है अपने राजनीतिक कामों से और उसके परिणामों से। नरेंद्र मोदी बेरोजगारी के सवाल पर बात करें कि बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने पिछले 10 साल में क्या क्या पॉलिसी लागू की, उससे कितनी बेरोजगारी दूर हुई। तकरीबन 12 लाख से अधिक सरकारी पोस्ट अभी भी खाली पड़ी है, नरेंद्र मोदी ने 10 साल में नहीं भरी।
नरेंद्र मोदी सरकार ने सर्कुलर जारी किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो खाली पोस्ट है वो भरी नहीं जाएंगी, भरी वही जा रही है जिनसे अपनी अच्छी खासी वसूली हो सके। तो पहला जो चैलेंज है वो ये कि सरकार की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हो। निर्मला सीतारमण यही बताती कि उनकी सरकार की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, हम जानते। लेकिन निर्मला सीतारमण तो ये नहीं बता रही कि उनकी सरकार की फंक्शनिंग कैसी है, वे तो उस पर बोल ही नहीं रही है। ये एक तरह से एक्सेप्टेंस है कि नरेंद्र मोदी की सरकार लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं करती। ये सवाल संवैधानिक नियमों और प्रावधानों का नहीं है कि फलां ने क्या क्या कहा। सवाल है तुमने क्या क्या कहा, यह बताओ। क्या स्वयं संविधान के अनुसार काम करते हैं कि नहीं करते, या संविधान सामने रख के संविधान की आड़ में पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को आपने एकदम दरकिनार कर दिया है। आज स्थिति है कि पूरी की पूरी संवैधानिक मान्यताएं, मूल्य, सिस्टम वो दांव पर लगे हुए और उसके अनुसार काम नहीं हो रहा। संविधान में अनेक अधिकार हैं जो नागरिक के अधिकार हैं। नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत बने, उनका उपयोग करे। नरेंद्र मोदी को यह तो मालूम है कि आपको बैंक का खाता खुलवाना है, लेकिन यह जनता को शिक्षित करने के लिए तैयार नहीं है कि जनता के अधिकार क्या है और उन अधिकारों पर सबसे ज्यादा हमले कहां से हो रहे हैं। मुसीबत यह है कि इस मामले में जो उनकी जो राजनीतिक निष्क्रियता है या अलोकतांत्रिक फंक्शनिंग है, उसका असर सभी संवैधानिक संस्थानों पर भी पड़ रहा है। न्यायालय भी इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। एक अन्य चीज और महत्वपूर्ण चीज जो कि इस पूरे प्रसंग में उठाई जानी चाहिए, क्या वित्त मंत्रालय का काम सही और सुचारू रूप से हो रहा है? वित्त मंत्री बोल रही थी ना, क्या दिक्कत है राज्यों को उनका जीएसटी का जो प्राप्ति है, अधिकार है, वो देने में? फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके अनुसार उसे पेमेंट देने में क्या परेशानी है? क्यों नहीं दिया जा रहा? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने जो रिकमेंड किया है वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। और वो निर्मला सीतारामन जो है, आपातकाल में क्या हुआ, आपातकाल के पहले क्या हुआ, 1967 में क्या हुआ, 1952 में क्या हुआ, अरे अरे भाई तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। अपनी नीतियों के बारे में और उनके संवैधानिक वैधता के बारे में बात नहीं करेंगे। क्या लोगों की आर्थिक तरक्की हुई है इस बीच में? नहीं। निर्मला सीतारमण कहीं भी जाएं, दिल्ली जाएं, हैदराबाद जाएं, चेन्नई जाएं, विजयवाड़ा जाएं, त्रिवेंद्रम जाएं, कहीं भी जाएं और जाकर सर्वे करें लोगों को, 10 निष्पक्ष बुद्धिजीवियों को ले जाए अपने साथ में और लोगों से पूछे, बैंकों का डाटा पब्लिश करें कि लोगों की बचत नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में घटी है या बढ़ी है। लोगों की बचत घटी है। ये झूठ बोलना बंद कर दे हम लोग कि नहीं लोग इस बीच में बहुत ज्यादा अमीर हो गए, समृद्ध हो गए। बहुत कम लोग हैं जो कि जिनके पास दौलत केंद्रित हो गई है। ज्यादातर मिडिल क्लास के लोगों का बैंक बैलेंस घटा है।
जमा पूंजी घटी है, लोगों की आमदनी घटी है। आप लोकतंत्र का विकास करना चाहते हैं लोगों की जमा पूंजी पर हमला करके, इसके इससे लोकतंत्र का विकास नहीं होगा, इससे असमानता का विकास होगा, और असमान लोकतंत्र का विकास होगा, और उसका फायदा डिक्टेटर पॉलिटिक्स उठाएगी। क्योंकि ये पैकेज है, आर्थिक विषमता पैदा करो और राजनीतिक तानाशाही पैदा करो। आर्थिक विषमता और राजनीतिक तानाशाही इंटीग्रेटेड है, इसे भूलना नहीं चाहिए। इसलिए ये जो कल जब निर्मला सीतारामन बोल रही थी, तो वे आ, जिसे कहें कि एब्सर्ड भाषण दे रही थी। वे ये बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उनकी पार्टी के लोग, उनकी कैबिनेट के लोग हेट कैंपेन कैसे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हेट कैंपेन कैसे कर रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हेट कैंपेन करेगा। सारे लोग भयाक्रांत हैं, इलेक्शन कमीशन से लेकर चीफ जस्टिस तक। किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री जब हेट कैंपेन करते हैं, गृह मंत्री जब हेट कैंपेन करते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनको कोर्ट में उनको घसीटा जाए। कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि आपकी नागरिक समाज में जिसकी की परिकल्पना, सिविल सोसाइटी जिसकी की परिकल्पना हमारा संविधान देता है, आपकी उसमें कोई, उसको बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बल्कि जो कुछ थोड़ी बहुत सभ्यता हमने पिछले 75 वर्ष में अर्जित की है, जो भी थोड़ी बहुत लोकतांत्रिक चेतना अर्जित की है, आप उसे भी नष्ट करना चाहते हैं। और ये जो लोकतांत्रिक चेतना अर्जित की है, इसमें सांप्रदायिक सद्भाव की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आपने क्या किया? आपने बहुत बढ़िया तरीका निकाला है। आपने तरीका यह निकाला है कि मुसलमानों पर हमले करो, सांप्रदायिक सद्भाव पर हमले करो, सिविल सोसाइटी अपने आप कोलैप्स कर जाएगी। आपने बहुत अच्छा तरीका निकाला है कि लोगों को गाली दो, गाली की भाषा में संबोधित करो, असभ्य भाषा बोलो और असभ्य भाषा में राजनीति करो। इससे क्या है, डेमोक्रेसी और सिविल सोसाइटी दोनों ही कोलैप्स कर जाएंगे। और ये असभ्य भाषा में बोलना, माइनॉरिटीज पर अटैक करना, ये अमेरिकी मॉडल है। ये वही मॉडल है जिसको कि दूसरे तरीके से आईएस के लोग, अलकायदा के लोग, तालिबान के लोग मुस्लिम देशों में लागू करते हैं। यह फासिस्ट मॉडल है। अल्पसंख्यकों पर हमला, असभ्य भाषा का इस्तेमाल और लगातार संविधान में उल्लिखित मूल्यों की अवहेलना, संवैधानिक संस्थानों पर हमले, इनका लक्ष्य है नेशन स्टेट के तौर पर भारत की स्थिति को कमजोर करना और नष्ट करना। यह ग्रांड डिजाइन है, जिस ग्रांड डिजाइन को नरेंद्र मोदी कैरी कर रहे हैं। संविधान पर बात कर रहे हैं, लेकिन नेशन स्टेट खतरे में, राष्ट्र और राज्य की संप्रभुता और व्यक्ति की संप्रभुता खतरे में है। किसने खतरा पैदा किया? ये आरएसएस की पॉलिटिक्स ने पैदा किया है, बीजेपी की पॉलिटिक्स ने पैदा किया है। नरेंद्र मोदी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज ने पैदा किया ये खतरा। किसे लाभ होगा इससे? अगर नेशन स्टेट कोलैप्स करता है, नरेंद्र मोदी तो शासक रहेंगे, लेकिन वो अमेरिकी साम्राज्यवाद के पॉपेट की तरह रहेंगे। कल जब वे निर्मला सीतारमण बोल रही थी, तो वे बार बार वो शाहिद लुधियानवी, बलराज साहनी, इन सबका जिक्र कर रही थी। क्यों कर रही थी? वो नागरिक अधिकार बहुत पसंद करती है। नहीं, वो बताना चाहती है कि हमारा भी टारगेट है, आप हमसे हल्ला मत करिए। वो जब वो कांग्रेस के बुरे कामों का जिक्र कर रही थी, तो वो ये बताना चाहती है कि
अगर हम बुरे काम कर रहे हैं तो हमारी आप आलोचना मत कीजिए। 3 बुद्धिजीवियों की हत्या हुई है हिंदुत्ववादियों के जरिए। संसद में किसी भी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने, किसी ने भी एक वक्तव्य नहीं दिया। शाहिर लुधियान भी याद आते हैं जिनकी गिरफ्तारी के बारे में उन्होंने जिक्र किया। शर्म आनी चाहिए। आए दिन बुद्धिजीवियों पर हमले हो रहे हैं पूरे देश में। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को एकदम नरक कुंड बना दिया गया है। वहां किसी भी किस्म की पब्लिक डेमोक्रेटिक डिबेट डिस्कशन का माहौल ही खत्म कर दिया गया है। वो हमसे कह रहे हैं कि संविधान की वो रक्षा कर रहे हैं। आज किसी भी विश्वविद्यालय में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, चाहे जामिया हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, या और कोई विश्वविद्यालय हो, कहीं पर भी आप सरकार के बारे में एक सेमिनार नहीं कर सकते। कमाल है। संविधान दिवस पर बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी हुंकार, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर बलराज साहनी और शाहिर लुधियानवी की गिरफ्तारी को लेकर इतना ही आकर्षण है, हम जानना चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों पर जब निर्मम हमले हुए और झूठे केस लगाए गए, निर्मला सीतारमण के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शर्म आती है कि वो पढ़ती थी कभी। अपमानजनक है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के गौरवशाली परंपरा के लिए कि वहां से पढ़ा हुआ विद्यार्थी जब उस यूनिवर्सिटी पर हमला हो तो वो चुप रहे। मैं बताना चाहता हूं कि निर्मला सीतारमण कांग्रेस का हिस्सा रही है छात्र जीवन में। ये बकवास न करे वो। उनकी स्वतंत्रता के विचार में, उनकी लोकतंत्र में कभी आस्था नहीं रही, आज भी नहीं है। वे संविधान के लिए गोलबंद और लोकतंत्र के लिए गोलबंद करने पर कभी विश्वास नहीं करती। उन्होंने छात्र जीवन में कभी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ज्वाइन नहीं किया, वो अभी क्या डेमोक्रेटिक मूवमेंट ज्वाइन करेंगी। मैं उनके एक एक दिन की छात्र जीवन की गतिविधि के बारे में जानता हूं, और ये मैं आपसे बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। लोगों के संस्कार अपने जवानी में बनते हैं। जब आपके जवानी में ही संस्कार जो है नहीं बन पाए, तो आपके अब इस उम्र में क्या संस्कार बनेंगे। संविधान के लिए गोलबंद करने के लिए जरूरी है कि आपके पास में नेहरू के विचार हो, आपके पास में अंबेडकर के विचार हो, लेकिन आपके पास तो मोदी के विचार है जिनका संविधान से 3 तरह का संबंध है। तो आप संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करेंगे कैसे, क्योंकि स्वयं मोदी ने अपना स्टैंड नहीं बताया कि वे संविधान के बारे में क्या सोचते। मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा, संविधान की बहस नहीं पढ़ी। संविधान सभा की बहस न पढ़ के संविधान सभा की जो ऊपर जो वीडियो फिल्म बनाई गई है 10 घंटे की, वही देख लेते वो, तो उनके ज्ञान में इजाफा होता। और ये जो बकवास चल रही है पार्लियामेंट में बीजेपी के नेताओं के द्वारा, इससे तो ज्यादा अच्छा है उस फिल्म को देखना। एक और चीज है, वो ये कि संविधान से प्यार है ना। अंबेडकर का कितना प्रचार किया, अंबेडकर के विचारों का बीजेपी ने कितना प्रचार किया, पटेल के विचारों का बीजेपी ने कितना प्रचार किया। पटेल की किताब छापी है कभी नहीं। पटेल खाली कांग्रेस को लज्जित करने के लिए है।
पटेल के विचार नहीं चाहिए। अंबेडकर खाली माला पहनाने के लिए है, अंबेडकर का संविधान सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए है, अंबेडकर की रचनावली छापने के लिए आपको परमिशन देने की अभी तक फुर्सत नहीं मिली। संविधान, संविधान का अंबेडकर से संबंध और अंबेडकर के विचारों की हत्या और अंबेडकर के विचारों का प्रचारित न करना, किस बात का द्योतक है ये? अगर कांग्रेस अंबेडकर के साथ न होती, कांग्रेस अंबेडकर की क्षमता और बुद्धिमत्ता की कायल न होती, तो अंबेडकर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देती संविधान बनाने की जिम्मेदारी? अंबेडकर की मृत्यु के बाद में कांग्रेस ने हर जिले में कुछ न कुछ किया अंबेडकर को लेकर। दिल्ली में बहुत कुछ किया, अंबेडकर की सारी रचनाएं पब्लिश की। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की दिलचस्पी है कि अंबेडकर को लोग जाने। और कितने में पब्लिश की? मैंने खुद खरीद लिया अंबेडकर की रचनावली पूरी, मात्र ₹750 में। आप सोच सकते हैं, नरेंद्र मोदी अपनी रद्दी सी किताब जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उनकी उसको छापने में दिलचस्पी है, उनकी अंबेडकर को छापने में दिलचस्पी नहीं है। उनकी पटेल को छाप के प्रकाशित करने में और प्रचारित करने में दिलचस्पी नहीं है। 10 साल में फुर्सत नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनकी नागरिक समाज को बनाने में, संविधान संबंधी मूल्यों को प्रचारित प्रसारित करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो राम मंदिर के लिए बिगुल बजाएंगे, अंबेडकर की रचनावली नहीं छापेंगे। विश्वविद्यालयों में लोगों को बोलने की आजादी नहीं देंगे। देश को छोड़ दीजिए, विश्वविद्यालयों के कैंपस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एकदम कत्ल कर दिया गया है। शहरों का क्या हाल होगा आप कल्पना कीजिए। आप, जब शिक्षित समाज में अभिव्यक्ति की आजादी नष्ट कर दी जाए सरकार के आदेश से, और वे लोग संसद में भाषण दे रहे, और वो भी मतलब जो जेएनयू में पढ़ी है, जेएनयू के लोग को शर्म आती है जब उनका भाषण सुनते हैं। एक अन्य चीज है जिस पर कायदे से विचार किया जाना चाहिए, वो ये कि क्या इस बीच में डेमोक्रेसी का, न्याय का सामान्य तौर पर विकास हुआ है? नहीं, न्याय और ज्यादा जटिल हो गया है, और ज्यादा खर्चीला हो गया है, सामान्य आदमी की एकदम पकड़ के बाहर हो गया है। न्याय का सर्वसुलभ होना और न्याय जल्दी मिलना, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। लेकिन ये तो हो नहीं पा रहा है, बल्कि केस पर केस लदे जा रहे हैं कोर्ट के ऊपर, आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार, घट नहीं रहे। क्यों? क्योंकि सही ढंग से आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। और ये जो बहुसंख्यकवादी राजनीति है, जो हिंदुत्ववादी राजनीति है, ये बहुसंख्यकवादी राजनीति को दिमाग में रख के पिछले 10 साल से फैसले लिए जा रहे हैं। इसने हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को बहुत ही गंभीरता से क्षतिग्रस्त किया है। इसने नागरिक के कॉन्सेप्ट को, नागरिक के अधिकारों को क्षतिग्रस्त किया है। अब सबके लिए न्याय, सबके प्रति धार्मिक सहिष्णुता, सबके हितों का ख्याल रखना, ये अब लक्ष्य नहीं है, बल्कि बहुसंख्यकों के लिए न्याय, बहुसंख्यकों के हितों की रक्षा, यही एक लक्ष्य बना दिया गया है। और धार्मिक सहिष्णुता को तो एकदम विदा कर दिया गया है धर्म के नाम पर।
और खासतौर पर हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के नाम पर इसने धर्म की स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता, इन सबको एक सिरे से पुराने सामंती दौर में प्रवेश करा दिया है। अब वैसे ही पावर है जैसी राजा के पास पावर थी। राजा की शक्तियों से नरेंद्र मोदी की शक्ति, नरेंद्र मोदी का चरित्र एकदम मिलता जुलता है। पहले राजा की जो इच्छा होती थी वही होता था, अब नरेंद्र मोदी की जो इच्छा होती है वही होता है। नरेंद्र मोदी की जो इच्छा होती है उसी का अनुरूप बीजेपी के लोग बोलते हैं। यहां तक कि कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं राज्यसभा में सभापति, लोकसभा में सभापति, वे भी उसी के अनुकूल आचरण करते हैं। और न्यायपालिका में अनेक जज प्रधानमंत्री की इच्छाओं का सम्मान करते हुए बोलते हैं और जजमेंट देते हैं। और इसके लिए वे उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री से हमें कोई आर्थिक लाभ मिलेगा। ये पुराने सामंती संस्कृति की एक तरह से वापसी है, ये डेमोक्रेसी की वापसी नहीं है। आज स्थिति है कि प्रधानमंत्री पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप होते थे, प्रेशर ग्रुप का प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर, मंत्री पर दबाव होता था, लेकिन अब कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है जिसका दबाव हो। अभी बहुसंख्यकवादी राजनीति और उसका एकमात्र प्रेशर ग्रुप है आरएसएस, जिसका दबाव है और उसी के दबाव में सारे फैसले लिए जा रहे हैं। बाकी किसी की बात नहीं सुनी जाती और किसी की बात नहीं मानी जाती। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वे बैठे हुए लोग सिर्फ एक ही संगठन की बात सुनते हैं और एक ही नेता की बात सुनते हैं। जो आरएसएस का अपना ढांचा है, वो ढांचा एकदम जिसे कहें जीरोक्स करके केंद्र में बिठा दिया गया है, शासन में बिठा दिया गया है। जैसे आरएसएस में है कि एक नेता, उसका सब अनुकरण करेंगे। मोहन भागवत ने जब कह दिया है तो वो सारे लोग मानेंगे। वहां एक चालकानुवर्ती जो शासन व्यवस्था है आरएसएस की, यहां एक चालकानुवर्ती शासन व्यवस्था को राजनीति में रूपांतरित कर दिया गया और ये डेमोक्रेसी का एकदम निगेशन है। ये डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप सिर्फ वैसे ही नहीं आती जैसे इंदिरा गांधी लाई थी। डिक्टेटरशिप के कई तरीके हैं, ये नया तरीका है। ये नया नव्य फांसीवादी तरीका है डिक्टेटरशिप का। और इसका जो लक्ष्य है वो है नेशन स्टेट को नष्ट करो, डेमोक्रेसी को पंक्चर करो, संविधान को निष्क्रिय बनाओ और संवैधानिक संस्थाओं को एकदम निष्क्रिय करो। और इसका जो फायदा है वो किसे मिलेगा? कॉकस, कॉर्पोरेट कॉकस, पॉलिटिकल कॉकस। पॉलिटिकल कॉकस में आरएसएस और बीजेपी के चंद नेता। बाकी बीजेपी भाड़ में जाए, बाकी कैपिटलिस्ट ठिकाने पर लगे। तो राजनीति, कॉर्पोरेट, इन सब में कॉकस, ग्रुप विशेष, व्यक्ति विशेष, कॉर्पोरेट विशेष, संगठन विशेष, उसके हितों की रक्षा करना, ये डेमोक्रेसी का अंत है। और ये सब संविधान के रहते हुए होगा। इससे फायदा कैसे होगा? अगर भारत में डेमोक्रेसी कमजोर होती है, भारत में डेमोक्रेसी कमजोर होती है और नेशन स्टेट कमजोर होता है, तो इससे अमेरिकी साम्राज्यवाद को फायदा होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा होगा, कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। और नरेंद्र मोदी ये काम बड़े उत्साह से कर रहे हैं। किसके लिए? बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए। क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं चाहती कि एक नेशन स्टेट के तौर पर भारत की प्रतिष्ठा, एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर भारत की इमेज विकसित हो। लंबे समय से उनके लिए यह चुनौती थी कि भारत में लोकतंत्र को और नेशन स्टेट को कैसे तोड़ा जाए। और उन्होंने इस मामले में नरेंद्र मोदी को आगे करके, और बहुत ही
जैसे कि सुनहरा मॉडल उन्होंने समझा बनाया है। सबका विकास, सबका साथ, कांग्रेस भ्रष्ट, समाजवादी पार्टी भ्रष्ट, ममता भ्रष्ट, सारा विपक्ष भ्रष्ट, भाई भतीजावाद का शिकार, नरेंद्र मोदी एकदम सच्चा सिपाही। लक्ष्य क्या है उसका? लक्ष्य है नेशन स्टेट को नष्ट करना। आज भारत पहले की तुलना में पिछले 10 साल में एक राष्ट्र राज्य के तौर पर सबसे कमजोर देश है। आज स्थिति इतनी बदतर है कि भारत, अगर कल युद्ध हो जाए तो भारत 7 दिन लड़ाई नहीं लड़ सकता। भारत की हालत इतनी खराब कर दी है इन्होंने। हर जगह हिंदुत्ववादी विचारधारा का प्रचार, हर जगह हिंदुत्ववाद। क्या स्थिति होगी जब भारत की समझ, लोकतंत्र की समझ हमारे सैनिकों में नहीं होगी, हमारी पुलिस में नहीं होगी, हमारी जनता में नहीं होगी, और सब हिंदू हिंदू करेंगे। और किसके खिलाफ? जो इनका विरोध करेगा उसी के खिलाफ। मुसलमान विरोध करेंगे उनके खिलाफ, ईसाई विरोध करेंगे उनके खिलाफ, सिख विरोध करेंगे उनके खिलाफ, किसान विरोध करेंगे उनके खिलाफ। ये सारे सारे लोग देशद्रोही है। लोकतंत्र बचेगा या लोकतंत्र नष्ट होगा इससे? जनता के अंदर असंतोष, टकराव और लोकतंत्र के प्रति अरुचि, कुत्सा, घृणा पैदा करना, ये बुनियादी टारगेट है। और इसमें दो बड़े लक्ष्य हैं जिसमें कि अब तक नरेंद्र मोदी सफल हुए, और ये संविधान के एकदम बुनियादी लक्ष्यों के खिलाफ है। संविधान का बुनियादी लक्ष्य था कि भारत की एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर समझ का विकास किया जाए और शक्ति का विकास किया जाए। संविधान की यह समझ थी कि भारत के नागरिक का एक संप्रभु नागरिक के तौर पर विकास किया जाए और उसके हितों की रक्षा की जाए। और नरेंद्र मोदी ने अपने सत्ता में आने के बाद इन दोनों पर ही सबसे तेज हमले किए हैं। निर्मला सीतारामन, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, किसी को यह दिखाई नहीं दे रहा। राम मंदिर दिखाई दे रहा है, औरंगजेब ने क्या किया ये दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां आम जनता के जीवन में उसकी व्यक्ति की संप्रभुता, स्वतंत्रता नष्ट हो रही है, ये दिखाई नहीं दे रहा। कितनी दिव्य दृष्टि है इनकी। 500 साल पुरानी, 800 साल पुरानी चीज देख लेते हैं और अपने आंख के सामने जो घट रही है चीजें वो इन्हें दिखाई नहीं देती। इसे कहते हैं जानबूझ के लोकतंत्र में पलीता लगाना। और इसमें मीडिया की सबसे घृणित भूमिका और मीडिया का सबसे अधिक दुरुपयोग। मीडिया में अघोषित सेंसरशिप, ये जो चीज है ये तो संविधान विरोधी है। निर्मला सीतारमण के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं और इनके एकदम समझ में नहीं आ रहा है। वहां लगातार बिल का बिल तैयार किए जा रहे हैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के खिलाफ, एक शब्द नहीं बोला। कमाल है। बलराज साहनी याद आ रहे हैं। बलराज साहनी ने क्या किया था, क्या कहा था, मैं इस पर डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि ये बार बार जिस चीज को रिपीट कर रहे हैं वो ये कि बीजेपी का संविधान पर कोई स्टैंड नहीं है। बीजेपी के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारा संविधान पर स्टैंड क्या है। नरेंद्र मोदी बताएं कि उनका संविधान पर स्टैंड क्या है। वो बार बार कह रहे हैं कि हम सेकुलरिज्म को नहीं मानते, वो बार बार कह रहे हैं कि हम समाजवाद को नहीं मानते। ये दोनों चीजें संविधान का एकदम कोर है, उसकी रीढ़ है, बुनियाद है। और नरेंद्र मोदी खुल के कह रहे हैं कि हम नहीं मानते, इसका मतलब है वे संविधान को नहीं मानते। अर्थात नरेंद्र मोदी अपने हाथ में संविधान लेके कहे
कि हम संविधान को मानते हैं और इनकी कौन कौन सी चीजों को मानते हैं और कौन कौन चीजों को नहीं मानते, खोल के कहें संसद में। क्या दिक्कत है? कोई बीजेपी का प्रस्ताव ही पढ़ के सुना दे। ये जो आ, वकीलों से भाषण तैयार करा के लाते हैं ना ये लोग, और बड़ा खराब भाषण होता है वो, जिसे ये लोग दे रहे हैं। निर्मला सीतारमण जो दे रही थी वो किसी वकील ने तैयार किया आर्गुमेंट है, जैसे वो कोर्ट में देते हैं। नहीं नहीं, मुझे पॉलिटिकल भाषण चाहिए। मुझे वकील के द्वारा तैयार की गई दलीलें नहीं सुननी। जेएनयू में वकीलों की दलीलों की शिक्षा नहीं दी जाती थी और ना आज दी जाती है। पॉलिटिकल स्पीच चाहिए। पॉलिटिकल स्पीच का लक्ष्य होना चाहिए साफ। संविधान पर स्टैंड क्या है? नरेंद्र मोदी 1 घंटा 40 मिनट बोले, 49 मिनट, और शेष तक यह बता के नहीं दिया कि उनका संविधान पर स्टैंड क्या है। निर्मला सीतारमण लंबा बोली लेकिन बता के नहीं दिया उनका स्टैंड क्या है। वही हाल राजनाथ सिंह का। आप पूछिए इनसे संविधान पर इनका स्टैंड क्या है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।